हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 22 फरवरी को यही आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या फिर कारवा। तो इसमें यानी बिरजू महाराज हैं जो किसका है दोस्तों? तो इसमें जो होंगे रे चेला वो कौन होंगे? कथक का है। कौन सा होगा? कथक का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? यानी कहने का मतलब है कि वो कहाँ का जो है ना रहने वाले थे। तो बिरजू महाराज कहाँ का रहने वाले थे? तो लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी भी नहीं। तो ये जो बिरजू महाराज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ का रहने वाले थे। चला, कहाँ का रखने वाले थे? लखनऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं, शंभू महाराज है ना, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज या फिर किशन महाराज। तो इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? बिरजू महाराज होगा। कौन होगा? बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनियो पाठ का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अविनियो पाठ का जो है लेखक कौन है? तो ऑप्शन है नलिल बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, यतीश मिश्रा। तो इसका आंसर जो होगा चौथा का, तो चौथा का आंसर कौन होगा? तो चौथा का आंसर सी होगा। कौन होगा? सी। कौन लिखे हैं? तो अशोक वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला 5वां है कि अविनियो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है कहानी, यात्रा, वृत्तता, ललित स्थल, रेखा चित्र। तो इसका हम लोग 5वां का आंसर ढूंढेंगे। तो 5वां का आंसर होगा बाबू, कौन होगा? ललित स्थल, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अविनियो किस नदी के किनारे बसा है? अब बताओ। ऑप्शन है गंगा, नील, दोन, रोन। तो यानी निश्चित है कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में हम लोग 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अविनियो जो है रोन नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ला शत्रुज क्या है? तो इसमें अगर ये पढ़े होंगे तो ये क्या है? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये एक ईसाई मठ है। क्या है दोस्तों? ईसाई मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पिकासो क्या थे? क्वेश्चन नंबर 8, पिकासो क्या थे? तो पिकासो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कवि, चित्रकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो जो पिकासो जो थे चला वो कौन थे? चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन है चला, पहला है रसखान, प्रेमघन, सुमित्रानंद पंत और घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा वो कौन है? तो घनानंद है। कौन है चला? घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, घनानंद किस बादशाह के वीर मुंशी थे? ऑप्शन है आपका जहांगीर का, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीले, औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर होगा घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के थे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, स्वदेशी किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? घनानंद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन। तो यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 का जो आंसर होगा वो कौन होगा दोस्तों? तो प्रेमघन होगा। कौन होगा? प्रेमघन। नेक्स्ट, प्रेमघन किसका उपनाम है? देखो
क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि प्रेमघन किसका उपनाम है? सच्चिदानंद, हीरानंद, है ना। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी में सूर्यकांत त्रिपाठी, सी में है बद्री नारायण चौधरी और डी में है बीरेन डगवाला। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो 12 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? बद्री नारायण चौधरी होगा। कौन होगा? यानी ऑप्शन नंबर सी होगा रे चेला। नेक्स्ट, प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्या है? आदिकाल, भक्तिकाल या फिर भारतेंद्र युग या छायावाद। तो ये प्रेमघन जो है वो प्रेमगंध है, भारतेंद्र युग के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 14, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो ऑप्शन है भारतीयता, है ना, कदाचारिता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। तो इसका आंसर होगा ए होगा। कौन होगा? ए, यानी भारतीयता जो है हमारे जो भारत देश में दिखाई अब नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो आजकल के जो भारत के लोग हैं, है ना, अधिकतर जो है हिंदी, मृत भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, तो जितने भी हैं दोस्तों तो अंग्रेजी में ही बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, रसखान ने प्रेम उन्नी किसे कहा है? तो ऑप्शन कृष्ण, सरस्वती, राधा, यशोदा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, यानी रसखान ने किसे बोला है? तो रसखान ने राधा को किया है। किसको किया है? राधा को किया है। नेक्स्ट है, रसखान के चितचोर कौन है? तो रसखान के जो चितचोर हैं वो दोस्तों, आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो श्री कृष्ण को रसखान ने बोला है क्या? चितचोर बोला है। किसको बोला है? श्री कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 18 है, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या, है ना, यशोवर करने को तैयार है? ऑप्शन है सैकड़ों स्वर्ण महल, सैकड़ों इंद्रलोक, 3 लोक, स्वर्गलोक। तो इसका जो आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा, ये 3 लोकों की बात कही गई है। किसका? 3 लोकों को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, यति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक, है ना, सवैया किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, रसखान, घनानंद, गुरु नानक या मती राम। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, तो 19 का जो आंसर होगा, जो 19 का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा घनानंद। कौन होगा? घनानंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20, यानी घनानंद किस काल के कवि थे, है ना। तो घनानंद जो है, यहाँ ऑप्शन को देखते हैं तो घनानंद जो है, या 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 20 में, यानी 20 का आंसर कौन होगा? तो यानी ए होगा। कौन होगा दोस्तों? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आते हैं 21 की ओर। तो 21 में है रे चेला कि घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो घनानंद जो हैं वो, यानी 21 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, रीतिकाल का। किसका है? रीतिकाल का। 22 की ओर आते हैं तो 22 है, घनानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा। तो जो घनानंद जो हैं, या मैथिली, तो घनानंद जो हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं। किसके हैं? ब्रज भाषा के हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। 23 क्या है? सिल्के के काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, आलोचना और व्यंग, कहानी और उपन्यास, निबंध और नाटक, जीवनी और यात्रा वर्णन। तो यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो है जीवनी और यात्रा वर्णन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दही वाला मंगमा के रचयिता हैं। तो दही वाला जो मंगमा है इसका रचयिता कौन है? सत कोडी होता है या ईश्वर
पेट लीकर या श्रीनिवास या प्रेमचंद। तो दही वाला मंगमा है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो श्रीनिवास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, है ना, जिसमें यह बताया गया है दही वाला मंगमा एक विधवा औरत है ना, जो हमेशा दही बेचकर अपने परिवार को पालन पोषण करती है। और इसका निष्कर्ष आगे बहुत ही जो एक पोते के कारण क्या होता है, तो बहू के साथ हमेशा झगड़ा होते रहता है। बहू चाहती है कि दही मैं बेचूं, है ना, इसलिए ऐसा नाटक रचती है। अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो बहुत ही चैप्टर जो है सामाजिक चीज़ों को उघारते हुए, यानी ये दही वाला मंगमा जो है श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 25 में है, 25 में कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे वो व्योम होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो यानी बी होगा। नेक्स्ट, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है ना। तो देखो यहाँ दिया गया है रे बाबू, सुत, हिमांशु, है ना, निशाकर या भानु। तो सूर्य का जो होता है वो होगा बाबू भानु। कौन होगा बाबू? भानु होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं रे चेला। देखो मुहावरा ऐसा है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा, है ना। तो इसमें दिया गया ऑप्शन अधिक जो हम कह सकते हैं प्यारा होना, नाक पर बाल उगना, है ना, संवेदनशील होना, सभी सही है। तो इसमें जो देखा जाएगा यानी 28 का जो होगा रे बाबू, यानी अधिक प्यारा होना को ही बोला जाता है नाक का बाल होना। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन रे चला, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना। सिर को ऊपर उठाना, जागना, विरोध में खड़ा होना या सिर उठाकर देखना। तो इसका जो होगा रे चेला क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा ये होगा विरोध में खड़ा होना, है ना। सिर उठाना का मतलब क्या होगा? विरोध में खड़ा होना, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है ना। तो ये कपटी जो होगा ऑप्शन दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का, अगले जमाने का आदमी, है ना, गुदरी का लाल या आस्तीन का सांप या गाठ का पूरा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखो मुहावरा क्या है रे चेला, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? अरे भाई गोबर गणेश होना यानी मूर्ख न बनना जी, यानी मूर्ख बनना। तो यानी कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। मूर्ख होना, गोबर में गणेश का होना, गोबर की पूजा करना, परेशान करना। ऐसा नहीं कि गोबर की पूजा करना मार देना, गोबर गणेश नहीं रे चेला, यानी गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, टन बोल जाना। देखो देखो क्या है क्वेश्चन है, टन बोल जाना यानी मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ होगा? यानी जो बोलते हैं ना गांव देहात में बोलता है कि टन मना रह गए, है ना चला। तो यानी टन बोल जाना यानी घंटी बजना, आवाज़ देना या मर जाना या भाग जाना। तो देहात में बोला जाता है, अगर देहात से बिलोंग करते हैं कि टन मना रह गया यानी क्या हो गया रे चला? मर गया, है ना। चलिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी गाली देना, अपना काम निकालना, है ना, या फिर उल्लू बनाना या मूर्तियात करना। यानी कहने का अर्थ है इसका कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो कौन होगा भाई? तो 33 का होता है अपना उल्लू सीधा करना, यानी काम अपना निकाल लेगा रे चेला, है ना, यानी अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी होगा। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी दल बदलना, घर बदलना, विदेश जाना या टोपी रंगवाना,
है ना। तो 34 का जो आंसर होगा वो कौन होगा रे चेला, यानी दल को बदल लेगा। क्या कर लेगा भाई, टोपी बदलना का मतलब होता है, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दल को बदल लेना, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट अगला है 35, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी मालिश करना, मक्खन लगाना, है ना, या खुशामद करना या परहेज करना। तो देखो मक्खन लगाना यानी कहने का मतलब खूब खुशामद करवा रहा है। क्या करवा रहा है भाई, खुशामद करवा रहे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी वीर बनना, वीरों के रास्ते पर चलना, बुद्धि, है ना, युद्ध भूमि में मर जाना, वीरता से युद्ध करना। तो यानी वीर गति पाना यानी कहने का अर्थ है 36 का आंसर जो होगा भूमि, है ना, यानी युद्ध भूमि में मर जाना, वही चीज़ को बोला जाता है आपको, यानी हम बोलेंगे रे चेला क्या, वीर गति पाना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 37, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ है। तो देखो देहात में बोलता है, पहले ऑप्शन पढ़ लो रे चेला, है ना, घून सवार होना, रोग होना, पागल हो जाना या पीछे पड़ जाना। तो इसका जो आंसर होगा यानी घून सवार होना। नहीं बोलता है, अगर मान लेते हैं लड़का जिद करता है तो मम्मी बोलती है एकदम भूत सवार हो लो, यानी घून सवार होना, है ना। अगला है 38, कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो अर्थ सही है ना, अधिक सही है, उसे इस पर आपको ध्यान देना है। 38 पर क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका आंसर क्या है, ध्यान देना, कान साफ करना, किसी की शिकायत करना या बीमार होना। तो इसका जो आंसर होगा ध्यान देना। कौन होगा चला, ध्यान देना। नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या होगा। अरे कहने का मतलब है कि धोबी का कुत्ता न घर का है और नहीं घाट का। तो यानी गधा बनना होगा या धीरे धीरे चलना, कहीं ठहर ठिकाना ना होना या बीमार होना। तो बाबू बताओ कि धोबी का गधा यानी कहने का मतलब है कि कहीं उसका ठहर ठिकाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा रे चेला, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दाल भात में, है ना, क्या है, मुसल चंद कहावत का अर्थ क्या है। अतिथि का आना, बिना मतलब दखल देना, दाल भात पर चटनी, स्वाद भोजन। तो यानी कहने का मतलब है इसमें कि 40 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, बिना मतलब के दखल देना। आएगा फड़फड़ा के बोलने लगेगा, है ना, कभी कभी देखते हो ऐसा होता है कोई। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, अपराधी स्वतः आकांक्षित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, चोर के दाढ़ी होती है, दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं यानी 41 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, घर की जो मुर्गी दाल बराबर लोकतिया का सही अर्थ क्या होगा। यानी मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल देना, या यहाँ पे गलत टाइप हो गया है दोस्तों, मुर्गी को दाल में तौलना, अपने आदमी को कम आंकना। यानी कहने का मतलब इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दूध का जला मट्ठा जो बोला जाता है, फूक फूक कर पीना, लोकितिया का सही अर्थ क्या होगा। ज़्यादा परेशान होना, डरा रहना, या खूब सोच कर काम करना, या असावधान रहना। तो देखो देहात में कहा जाता है, अरे चला क्या बोलेगा कि जब दूधवा से मुंह जल जाते हैं तो दहियों के लोग क्या करता है, फूक फूक कर पीता है, यानी डरा रहना। ऑप्शन नंबर कौन होगा रे चेला, बी होगा। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस लगे पगुराए, कहावत का सही अर्थ क्या होगा। देखो चला ऐसा ही पूछेगा रे चेला, है ना। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, ऑप्शन है
पागुरी के लिए भैंस को घास देना, भैंस के आगे बीज बनाना, भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, यानी जो मूर्ख व्यक्ति है उसको कितना कुछ समझाते रहो कुछ करेगा जी, तो उसी को बोला जाता है कि भैंस के आगे बीन बजावे से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। नाच न जाने अगनवा टेढ़ कहावत का सही अर्थ क्या है। यानी ऑप्शन इसमें दिया गया है, नाच न आना, अपना ऐब छोड़ दूसरे को ऐब दिखाना, आंगन का कारीगरी, नाचने में कुशलता। तो देखो अपन ऐब ढूंढबे न करेगा, दूसरे को ढूंढे चल देगा। तो वही कहा गया है कि नाच ना जाने अगनवा टेढ़, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा रे चेला। कौन होगा? बी। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रे बाबू सुगा। 46 में है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है ना, वैसन या फिर विशेषज्ञ या फिर तर्क सम्मत, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कुशक बुद्धि। तो यानी इसका ऑप्शन का आंसर होगा बी। कौन होगा रे बाबू? बी। नेक्स्ट आते हैं, है ना, विरिक्त का विपरार्थक शब्द है। यानी 47 जो है, तो 47 का जो ऑप्शन होगा बेटा वो कौन होगा? सी होगा। कौन होगा रे बाबू? सी होगा। चलिए आगे चलते हैं रे चेला। 48 ऊ, है ना, छोटी ऊ एवं बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान है, किससे होगा? कंठ से होगा या मूर्धा से होगा या ओठ से होगा या दांत से होगा। तो 48 का जो होगा रे बाबू वो किससे होगा? दांत से होगा। किससे होगा? दांत से। नेक्स्ट, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यानी 49 क्वेश्चन नंबर का, है ना। तो 49 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा रे बाबू? यशो जोड़ धरा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आते हैं 50 की ओर, कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा रे चेला, एकदम निश्चित है कि पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए ध्यान से देखो। अवयवी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष समाज है या द्विगु समास है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 50 का कौन होगा रे बाबू? यानी डी होगा, द्विगु समास। यानी द्विगु समास का डिफिनेशन होता है बाबू, जिसमें क्या होता है, तो यानी निश्चित इसमें पता चलेगा। तो देखो यहाँ चतुर्भुज है, तो यानी 4 भुजा है ना, निश्चित पता चल गया। अगला है 51, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी। यानी 51 को देखते हैं हम लोग, तो 51 का जो आंसर होगा वो कितने होंगे? 2, क्योंकि मंगू के लगा के उनके 3 संतान थे। नेक्स्ट, आगे का जन्म कब हुआ, है ना। तो इसमें यानी 52 का आंसर देखा जाए तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था चला रे? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या है? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। तो दिनकर को, तो ऑप्शन यहाँ हम लोग देखते हैं, यानी 53 में, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? यानी सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, नौबत खाने में इबादत सहित की कौन सी विद्या है। अब देखो यानी 54 का है, निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र या साक्षात्कार। तो यानी 54 का जो आंसर होगा बाबू रे सुगा, यानी इसका आंसर कौन होगा? निबंध। कौन होगा? निबंध। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन, एकदम देखिए बारीकी से पढ़ना है। 6ठी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी की, 9वीं पीढ़ी के, 8वीं पीढ़ी की। तो 55 का जो आंसर होगा रे बाबू वो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी हो जाएगा। कौन होगा? बी होगा। नेक्स्ट, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया है। देखो ये भी एक सामाजिक वर्णन है। इसमें इसका जो है, यानी पृथ्वी कब घूमेगी, सावरदैया के द्वारा ये लिखा गया है। ये क्या होता है? बहुत ही मार्मिक सामाजिक है। ये क्या होता है? बेटे ने पार बांट देता है माँ के लिए, बहुत ही सामाजिक है।
जो 50 रुपये यानी महिवारी जो कहते हैं वो खर्च यानी देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो यानी ऑप्शन है 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से। तो 57 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? 4थी सदी से, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो बाबू, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? देखो रे बाबू, ये जो होगा इसका कहानी पढ़ा होगा। बहादुर जो है, यानी यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर घर से क्यों भाग गया था? तो उसको मैया मार ले था हो, काहे कि वो किसको पीट दिया था? भैंसिया के पीटा था रे चेला, याद है ना? भैंस को पीटा था और वही भैंस के मार के कारण वो मम्मी उसको भी क्या की थी? मारी थी, जिसके कारण उसका दिल टूट गया था, घर से वो भाग गया था, है ना रे चेला? तो यानी देखो, ये कहानी जब जहाँ चला जाता है, बहादुर नौकर के रूप में काम करता है, तो उनके घर जो मेहमान आते हैं ना, वो 11 रुपया की चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 59 में आते हैं, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो देखो रे चेला, इसमें जो होगा आदर्श काल्पनिक, है ना? तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो यानी 59 का जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा? काल्पनिक। नेक्स्ट, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है ना? तो इसमें जो देखा जाए 60 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? यानी 61 का देखते हैं हम लोग। तो 61 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 61 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति जोड़ अय, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देखो देवेश का, यानी 62 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? देव जोड़ इस होगा। कौन होगा रे चेला? देव जोड़ इस। क्वेश्चन नंबर 63 है ना? अतियुक्ति में किन किन को, है ना, संधि हुई है? तो इसमें जो देखा जाए 63 है, तो 63 का ऑप्शन नंबर ई और ऊ का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 64 में, है ना, कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 64 का जो आंसर होगा रे बाबू सुगा, वो होगा कौन? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? यानी 65, तो 65 का जो होगा आंसर नंबर यानी बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, गिरीन्द्र जो है में किन किन वर्णों की संधि हुई है ना? तो 66 का जो होगा आंसर, वो 66 का आंसर कौन होगा? तो 66 का आंसर आपका कौन होगा? बी होगा, है ना? कौन होगा? बी होगा। नेक्स्ट, नयन का सही संधि विच्छेद है ना? तो यानी यहाँ पे पूछ रहा है 67, तो 67 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? ने प्लस अन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 68 है कि खिचड़ी कैसा शब्द है ना? तो तत्समक है या तत्भव है, देशज है या विदेशज है? तो 68 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो 68 का जो आंसर होगा रे बाबू वो कौन होगा? देशज। क्या होगा रे चेला? देशज। सुगा आगे देखो क्वेश्चन, खेत किस प्रकार के शब्द है? देशज, विदेशज, है ना, तस्मक या तत्भव? तो ये जो होगा खेत जो है ना रे चेला, ये किसका है? तो खेत जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसका होगा रे सुगा? देशज का। बाबू एकदम अबर में जो लाना है मार्क्स समझिए तो 80 प्लस मार्क्स लाना है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं कि ठोस किस प्रकार के शब्द हैं? देशज, विदेशज या फिर तत्सम या तत्भव? तो यानी इसमें देखा जाए 70 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? देशज। नेक्स्ट
जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, क्या होगा? शेखर चंद्र, है ना, चंद्रशेखर या चंद्रमा शेखर या शेखर चंद्रमा। तो इसका जो आंसर होगा यानी 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेखर चंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है ना? तो ऑप्शन है विधा, सेवैया, शहर या फिर साहस। तो इसका जो आंसर होगा 72 का वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है ना तद्धित है? तो इसमें देखते हैं फांसी, तैराक, गठरी या बुलावा। तो 73 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गठरी। अगला क्वेश्चन है 74, नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है ना? तो देखो ये संधि समास आप पढ़े होंगे तो इससे आपको पता चलता होगा, है ना? तो यानी 74 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नए प्लस आ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 75। 75 में है 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? मनोवैज्ञानिक होगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग। तो इसका जो 76 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? सी, मध्यम वर्ग की। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका तो भीमराव अंबेडकर है। नगरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। तो ये जो मैक्समुलर के द्वारा जो लिखा गया है भारत से हम क्या सीखे, है ना, जो अपने देश के बारे में सारे चीज बताया गया है। इसमें इन्होंने बताया कि अगर किसी भी विषय में आप अगर रुचि रखते हैं तो अवश्य हमारे अपने देश में पधारे, इसके बारे में इन्होंने बताया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्समुलर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का। भारत कहाँ बसता है? देखो रे चेला, ये क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड है, यानी ये जब आप देखेंगे मॉडल सेट वगैरह में भी तो ये मिलेगा। भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गांव में, शहर में, लोगों के मन में। तो इसका जो आंसर होगा रे बाबू गांव में। क्या होगा रे सुगा? गांव में, है ना। पारसियों में धर्म का क्या नाम था? तो यानी इसमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैदिक धर्म है या जैदरथ। तो इसका जो आंसर होगा बाबू रे जैदरथ, ऑप्शन नंबर डी। 81 में आते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, ये इसका जो होगा आंसर रे बाबू ये क्या है? तो 81 है, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका जो देखा जाए तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो आपका जो है यानी 81 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? ललित होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, ये आपका इसका आंसर क्या होगा? यानी ये होगा ललित होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हजारी प्रसाद त्रिवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो जो 82 का आंसर होगा यानी हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं, वो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है? दयनीय होता है, जीवन होता है, बहादुर जीवन होता है, अल्पभावी जीवन होता है या फिर मृदभावी होता है? तो अल्प जो है ना पिता का जीवन जो होता है बहुत ही दयनीय होता है, क्योंकि बच्चे किसी तरह का प्रश्न पूछ जाते हैं जिसके कारण पिता क्या हो जाते हैं यानी सोचने योग्य यानी अजीब टाइप का यानी सोचने लगते हैं। आगे है ना, दक्षिण चित्र की हड्डी से क्या बना था? तो तलवार बना था या त्रिशूल बना था या इंद्र का ब्रज बना था या कुछ भी नहीं बना था। तो इसमें हम लोग
84 का देखते हैं तो 84 का क्या है, इंद्र का ब्रज बना था। अगला है देखिए वर्णिका 2 से कि बलि अमला क्या नहीं जानती थी, है ना। पढ़ना नहीं जानती थी, बोलना नहीं जानती थी, खेलना नहीं जानती थी या लड़ना नहीं जानती थी। तो बलि अमला जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर यानी आपका 85 का हो जाएगा डी, लड़ना नहीं जानती थी। अगला है पहले दिन पापती को क्या था, है ना। क्वेश्चन ये है सिर में दर्द था, जुकाम था, बुखार था या कै दस्त था। तो इसमें जो आपका 86 का आंसर होगा वो क्या, पहले दिन जो पापती को था वो बुखार था। क्या था रे बाबू, बुखार था। धरती कब तक घूमेगी, है ना, के कहानीकार कौन है। तो ये इसका जो है सावर दैया है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने ऊपर में बताया था, जो सीता वाला था रे चेला, है ना, जो सामाजिक कहानी है एक, वो इसका लेखक कौन है, यानी सावर दैया है। नेक्स्ट 88 में है धरती कब तक घूमेगी कहानी है, क्या है भाई। तो 88 का जो आंसर होगा वो अभी मैंने बताया कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सामाजिक। नेक्स्ट धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, कौन है बाबू। अभी कुछ देर पहले मैंने ऊपर में ही बताया कि इसका होगा मंगमा, पापती, सीता या बलि अमला। तो इसका जो आंसर होगा सीता। कौन होगा, सीता। अगला है 90 सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है। तो ये जो वर्णन विषय जो होगा यानी 90 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, राजस्थानी समाज का है। किसका है, राजस्थानी समाज का। अगला है सवाल तो ... का ही है, किसका है भाई। तो ये भी जो है धरती कब घूमेगी यानी इस किसका है, रोटी, मकान, कपड़ा या दुकान। तो जब यानी बेटे, है ना, जो और पुतोह जो है सीता को अति करती है तो वही सीता बोलती है। तो किसका है, रोटी का है। किसका है, रोटी का। मछली किस कहानीकार की रचना है। तो देखो 92 का जो आंसर होगा रे बाबू, नलिल बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद, है ना, आगे या विनोद कुमार शुक्ल। अग्नय तो होगा ही नहीं। तो यानी 92 का जो आंसर देखा जाए तो यानी 92 का होगा कौन, तो संतु के बारे में आपने सुना होगा, है ना। और दीदी वाला जो कमरे में रो रही थी तो यानी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो याद आ गया होगा। मछली किस प्रकार की कहानी है ना। तो 93 का जो आंसर होगा वो क्या है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है या वैज्ञानिक है। तो ये जो है यानी 93 का आंसर जो होगा एक ए होगा, यानी सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट आते हैं महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। यानी 94 का आंसर देखा जाए तो 94 का जो आंसर है वो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। बाबू रे 20 के दांत, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। तो 94 का जो आंसर होगा आपको यहाँ पे, तो 94 का है यानी महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी आपका यहाँ रचना संकलित है। तो 94 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें होगा महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित है। तो ये आपका मछली से। नेक्स्ट मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 95 का यानी उच्च वर्ग, निम्न, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग। तो इसका आंसर होगा निम्न, ऑप्शन नंबर बी। संतु नरेन आपस में कौन थे। तो संतु नरेन मछली कहानी से है ना। ये क्या थे, आपस में भाई भाई थे। चलिए नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं विनोद कुमार शुक्ल, यतीश मिश्रा, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। तो इसका जो आंसर होगा 97 का होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यतीश मिश्रा है। 98 है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, है ना। तो समरुद्दीन था या सादिक हुसैन था या, है ना, या पीर बरकत था या अमरुद्दीन था।
तो इसका 98 का जो आंसर होगा, 98 का जो आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 99 में है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ऑप्शन पढ़ो। काशी में है, दिल्ली में है ना, डुमरांव में है या पटना में। तो 99 का आंसर होगा डुमरांव। कौन होगा, डुमरांव। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में जो आपका कौन सा समास है, अवयवी भाव है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है, बहुवीर्घ है। तो यानी भरपेट का जो होगा इसमें अवयवी भाव समास है ना। आपका यानी 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया दोस्तों। इसमें यानी निश्चित है बहुत ही बोर्ड लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, दमदार वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सीकेएस पाठशाला को सब्सक्राइब करें और नए से नए वीडियो को जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।